हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 23वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 23वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 23वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 23वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस आकृति को ध्यान से देखना है जिस आकृति में आपको त्रिभुजों को काउंट करना है। उसके बाद में क्या करना है, आपको एक एक त्रिभुज को काउंट कर लेना है। यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हमारे सामने जो आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं कैसे काउंट करेंगे। तो वो देखिए यहां पर देखिए एक नंबर त्रिभुज है, ये ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो यहां से ये वाला त्रिभुज हो जाएगा एक। इसी के साथ में देखिए दो नंबर त्रिभुज हो जाएगा ये, यहां से देखिए मेरे भाई यहां से लगाकर ये हो जाएगा दो नंबर त्रिभुज। इसी के साथ में यहां पर ध्यान से देखिए एक त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, इसको हम नंबर दे देंगे कितना, 3। फिर मेरे भाई ध्यान से देखिए यहां पर देखिए एक त्रिभुज हो जाएगा ये वाला, इसको नंबर दे देंगे हम कौन सा, 4। इसी के साथ में ध्यान से देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। मेरे भाई देखिए यहां पर देखिए बीच में एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, बोलो यहां से लगाकर ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो इसको नंबर दे देंगे हम 5। इसी के साथ में ध्यान से देखिए इसी के जस्ट सामने एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है तो मेरे भाई इसको नंबर दे देंगे हम 6। क्या इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य त्रिभुज है? तो नहीं सर, इस आकृति के अंदर 6 त्रिभुजों के अलावा कोई अन्य त्रिभुज नहीं है। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 6 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ये वाली आकृति दी गई है इस आकृति के अंदर कुल कितने आयत हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको करना क्या है, जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखना है और इस आकृति के अंदर आपको देखना है कि सिंगल फलक वाले कितने आयत हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई सिंगल फलक वाला पहला आयत बन जाएगा यहां से यहां तक, इसको नंबर दे देंगे हम 1। इसी के साथ में यहां पर देखिए दूसरा आयत बन जाएगा यहां से यहां तक, इसको नंबर दे देंगे हम 2। इसी प्रकार से यहां पर ध्यान से देखिए तीसरा आयत बन जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है, इसको नंबर दे देंगे हम 3। तो यहां पर मेरे भाई सिंगल फलक वाले कितने आयत हैं, 3, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। इसी के साथ में हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर देखेंगे डबल फलक वाले आयत हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 1 नंबर आयत और 2 नंबर आयत है, इन दोनों को मिलाकर एक आयत यहां से यहां तक का बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए मेरे भाई 2 नंबर आयत और 3 नंबर आयत, इन दोनों को मिलाकर एक आयत ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 और कर देंगे। इसी के साथ में यहां पर थोड़ा सा और ध्यान से देखिए मेरे भाई, यानी कि 1 नंबर आयत, 2 नंबर आयत और 3 नंबर आयत
आयत, इन तीनों को मिलाकर एक आयत यहां से यहां तक का बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या इन सभी के अलावा आपके सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कोई अन्य आयत है? तो नहीं सर, इन सभी के अलावा इस आकृति के अंदर कोई अन्य आयत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो दिया गया है इन सभी संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6। यानी कि हमारे सामने जो आकृति दी गई है, इस आकृति के अंदर कुल आयत की संख्या है 6। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 6 में दिया गया है, ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई देखिए, यदि यह क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि 8 से यहां पर 21 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 8 से 21 बना है, सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 9 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 8 से यहां पर 21 बनाया गया है कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इस 8 का यहां पर किया गया है 3 गुना। 8 का 3 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 8 का 3 गुना होता है 24। अब मेरे भाई 24 से 21 कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या किया गया है, इस 24 में से -3 करके यहां पर लिखा गया है 21। और ध्यान से देखिए 21 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 9 के अंदर और इस 9 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 9 का यहां पर हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 9 का 3 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 9 का 3 गुना होता है 27। और हम क्या काम करेंगे, इस 27 में से भी यहां पर हम कर देंगे -3। तो 27 में से -3 करेंगे तो यहां पर बच जाएगा 24। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 24। अब हमें देखना है कि संख्या 24 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 24 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्हों को समीकरण में रखें कि समीकरण संतुलित हो जाए। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस समीकरण के अंदर इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प के चिन्ह रखें कि यह समीकरण संतुलित हो जाए। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, इस टाइप के प्रश्न के लिए कोई लॉजिक तो होता नहीं है। आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से एक एक विकल्प के चिन्ह इस समीकरण के अंदर रखकर इस समीकरण को सोल्व करना होगा। अब यहां पर हम आपका टाइम खराब करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर यह समीकरण संतुलित होने वाला है ऑप्शन बी के चिन्हों से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो पहला प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर तो हम कर देंगे भाग, उसके बाद में देखिए दूसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कर देंगे गुणा और तीसरे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहां पर देखिए नया समीकरण बनेगा क्या, तो यहां पर नया समीकरण बन जाएगा क्या 39, उसके बाद में भाग, फिर बन जाएगा 11, उसके बाद में गुणा, फिर बन जाएगा 33 और मेरे भाई उसके बाद में है बराबर और लास्ट में है 117। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे 39 में, तो 11 का भाग 39 में जाएगा नहीं, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 39/11। फिर क्या है मेरे भाई, यहां पर है गुणा के अंदर 33 और इसके बराबर में है 117। अब यहां पर सोल्व करिए, देखिए यहां पर यह कट जाएगा 11 एकम 11 और यह कट जाएगा 11 तिये 33, यहां पर बच गया क्या 39 और इधर बच गया 3, इसके बराबर में कितना है 117। तो यहां पर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 39 गुणा में 3 इसके बराबर में 117। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 39 गुणा 3 करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो मेरे भाई 39 तिये हो जाएगा 117 और इसके बराबर में भी कितना है 117। तो यहां पर देखिए 117 के बराबर में 117 आ गया, यानी कि यहां पर RHS पद और LHS पद बराबर हो गए। यानी कि चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि इस समीकरण के अंदर यदि ऑप्शन बी के चिन्हों को रख दिया जाए तो यह समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि किसी वर्ष का 14 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कैलेंडर से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहां पर देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो यहां पर आपको देखना है कि प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। तो देखिए प्रश्न में हमें दिया गया है कि यदि किसी वर्ष का 14 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई यहां पर एक चीज हमें दी गई है कि 14 सितंबर का क्या है, मंगलवार है और ये आपको पता होना चाहिए कि सितंबर महीना कितने दिन का होता है। तो आप सभी को पता है कि सितंबर का महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है और 30 में से हमें क्या पता है, 14 तारीख का हमें पता है कि 14 सितंबर का क्या है, मंगलवार है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, 30 में से निकाल लेंगे किसको, 14 को। तो मेरे भाई 30 में से 14 को निकाल देंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा 16। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई इस 17 को आपको क्या करना है, इस 16 के अंदर ऐड कर देना है। तो 16 और 17 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि 16 और 17 मिलकर बन जाएगा 33। अब हमें क्या करना है, इस 33
33 के अंदर भाग देना है 7 का। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि सप्ताह के अंदर दिनों की संख्या होती है 7, इसलिए हम क्या कर देंगे 33 के अंदर भाग दे देंगे कितने का? 7 का। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर चला जाएगा 7 चौके 28, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 28, कितने बार गया? 4 बार। अब यहां पर कितना बच जाएगा? 33 में से 28 जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 5, और जो शेष बच जाए यहां पर इस शेष को आपको जोड़ देना है किसके अंदर? 14 सितंबर को जो वार दिया गया है मंगलवार के अंदर। कितना दिन है शेष? 5। तो यहां पर देखिए मेरे भाई मंगलवार के अंदर क्या करेंगे? 5 दिन को ऐड कर देंगे। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन 5 को मंगलवार के अंदर ऐड करना है। तो देखिए मंगलवार के बाद में हो जाएगा बुधवार, बुधवार के बाद में हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद में हो जाएगा शुक्रवार, शुक्रवार के बाद में हो जाएगा शनिवार, और शनिवार के बाद में वार हो जाएगा रविवार। यानी कि यदि किसी वर्ष का 14 सितंबर मंगलवार है तो उसी वर्ष के 17 अक्टूबर को सप्ताह का वार होगा या दिन होगा कौन सा? रविवार। अब मेरे भाई यहां पर आपको देखना है कि रविवार किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हां सर रविवार हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी है बाबर ने, ऑप्शन सी है हुमायूं ने, और ऑप्शन डी है शाहजहां ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था करो या मरो का। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है तेलुगु, ऑप्शन सी है हिंदी, और ऑप्शन डी है बंगाली। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय हैं? ऑप्शन ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन सी है 4 प्रकार के, और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायालय हैं। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मनुष्य की
आंख का रेटिना भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि आंख के दान में किस भाग को दान किया जाता है, या फिर नेत्र दान के समय नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है। तो याद रखना नेत्र दान के समय नेत्र के कोर्निया भाग को दान किया जाता है। और 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे ने, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन सी है झांसी की रानी ने, और ऑप्शन डी है मंगल पांडे ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है विंध्याचल, ऑप्शन सी है अरावली, और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो याद रखना अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। और 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, और ऑप्शन डी है 1956 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था 1950 में। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, और ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु सीमा होती है 35 वर्ष। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने वाली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 15वें प्रश्न के
अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है? ऑप्शन ए है झारखंड में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी है ओडिशा में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के झारखंड राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है सेना प्रमुख। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है कौन है? राष्ट्रपति। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 2002 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2008 में और ऑप्शन डी है 2011 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया था। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 2012 में, ऑप्शन बी है 2015 में, ऑप्शन सी है 2017 में और ऑप्शन डी है 2019 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन के कारण है, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स के कारण है,
ऑप्शन सी है प्लाज्मा के कारण है और ऑप्शन डी है WBC यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं के कारण है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।